हाय गाइस, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑन माय चैनल जहां पर हम लोग क्लास 9 to 12 तक की बायोलॉजी को बहुत ही ज़्यादा इजी वे में समझेंगे। जैसे तुम लोग कोल्ड ड्रिंक में मसाला डालकर पी जाते हो ना, सेम वैसे ही। तो चलो यार शुरू करते हैं वीडियो, जहां पर मैं डिस्कस करूंगा क्लास 9th बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो यार अर्थ पर जितने भी क्रीचर्स हैं, चाहे वो कीड़े से लेकर हाथी हो या पेड़ पौधे से लेकर इंसान, वो सबके सब एक सेल से बने होते हैं। फिर चाहे वो अलग जगह पर रहते हो, उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन में कितना भी डिफरेंस हो। सेल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। इन अदर वर्ड्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म का चाहे कुछ भी स्ट्रक्चर हो, वो बनेगा छोटे छोटे सेल्स के कॉम्बिनेशन से ही। और चाहे उनकी बॉडी किसी भी तरह का फंक्शन करती हो, वो भी एक सेल की ही इंडिविजुअल एक्टिविटी की वजह से पॉसिबल हो पाता है। अभी आगे जब मैं सेल के बारे में और डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो तब हम लोग देखेंगे कि हर एक सेल के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। वैसे तो ऑलमोस्ट सभी सेल के बेसिक पार्ट सेम एक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो कि मैच्योर होने के बाद एक अलग ही तरह का फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं, और इसी चीज को कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। तभी तुम्हारी बॉडी के अंदर भी डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं, लाइक ब्लड सेल्स, स्किन सेल्स, स्पर्म सेल्स एटसेट्रा। तो अब सेल के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। ये बात मैं तुम्हें ऑलरेडी समझा चुका हूँ। सेल की दो डेफिनेशंस तुम्हें स्क्रीन पर दिख रही होंगी, पॉज करके लिख सकते हो। हाँ जी, तो अब आते हैं द डिस्कवरी ऑफ सेल पर। सेल यार बहुत ही माइन्यूट स्ट्रक्चर होते हैं, एंड दैट्स व्हाई सेल माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के बाद ही डिस्कवर किए गए, बिकॉज नॉर्मल आई से सेल को देख पाना वॉज इम्पॉसिबल। पहला सिंपल माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था A.V. ल्यूएनहॉक ने। ही डिस्कवर्ड बैक्टीरिया इन 1674 एंड स्पर्म सेल इन 1678। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने एक हायर मैग्निफिकेशन का माइक्रोस्कोप बनाया जिसे कहा गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। Robert Hooke was the actual person who discovered cell while he was studying a very thin slice of cork under his microscope। लेकिन ये भी प्रॉपर कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर नहीं देख पाए थे। He just discovered the cell wall। In 1831 रॉबर्ट ब्राउन वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया था। दोस्तों एक छोटा सा फैक्ट, सेल वर्ड का ओरिजिन हुआ एक लैटिन वर्ड सेला से, विच मीन्स वेरी स्मॉल कंपोनेंट्स। नाउ सेल थ्योरी। तो गाइस 1838 में एक जर्मन बॉटनिस्ट M.J. श्लेडन और 1839 में एक जर्मन जूलॉजिस्ट थियोडर श्वान, इन दोनों ने प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर सेपरेटली स्टडी करने के बाद एक थ्योरी पब्लिश की जिसे बोला गया सेल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू विच ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेदर प्लांट्स और एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी क्रीचर होगा उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होती है। थर्ड पॉइंट, अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि एक ऑर्गेनिज्म कैसा भी फंक्शन परफॉर्म करे, वो एक एक सेल की इंडिविजुअल एक्टिविटीज की वजह से पॉसिबल हो पाता है। नंबर 4, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्पेक ऑफ न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन एंड इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परपेचुएशन। तो यार इस पॉइंट को समझते हैं। न्यूक्लिएटेड का मतलब है ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस हो। अभी न्यूक्लियस के बारे में और डिटेल में जानोगे। और प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है कि देखो सेल कवर्ड होता है सेल वॉल से, और सेल वॉल के अंदर जितनी भी चीज है, मतलब ऐसे कह सकते हो सेल के अंदर जितना भी लिविंग कंपोनेंट है उस सबको कंबाइन करके बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो सेल इज अ स्मॉल स्पेक ऑफ न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म बाउंड बाय सेल मेम्ब्रेन, जो कि मैंने बताया कि एक सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी लिविंग कंपोनेंट है, एंड इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परपेचुएशन। एक सेल हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने के लिए कैपेबल होता है और अपने आप को सस्टेन कर सकता है। Fifth point, Rudolf Virchow in 1858 said, "Omnis cellula is cellula," meaning all cells arise from pre-existing cells only. This was also incorporated in the cell theory later on. ये पॉइंट बहुत ही सिंपल है। इन्होंने ये कहा था कि जितने भी सेल्स होंगे वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होते हैं, मतलब एक सेल ही दूसरे सेल को प्रोड्यूस करता है। Now the last point of this theory. After chemical analysis and studying the functions of different components, it was added in the cell theory that the chemical constituent and metabolic activities of all cells are fundamentally similar. देखो इस पॉइंट से बस ये प्रूव किया गया कि कैसे भी सेल हों, कितने भी तरह के सेल हों, इनके अंदर की जो बेसिक केमिकल रिएक्शंस और केमिकल एक्टिविटीज होती हैं ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज केमिकल रिएक्शंस को ही कहा जाता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ सब्सटेंस एंड फॉर्मिंग अ न्यू सब्सटेंस। तो जो भी केमिकल एक्टिविटीज होती हैं मोस्टली वो सभी सेल्स में सिमिलर ही होती हैं। तो ये थी हमारी सेल थ्योरी। इसके बाद इस वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक और देखते हैं, प्रोटोप्लाज्म डॉक्ट्राइन। तो गाइस शुल्ज इन 1861 इन्होंने प्रपोज की थी प्रोटोप्लाज्म डॉक्ट्राइन, जिसके अकॉर्डिंग ऑल लिविंग सेल्स आर मेड ऑफ अ लिविंग सब्सटेंस कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, जो कि मैंने तुम्हें बताया। इस थ्योरी में एक पॉइंट और है, हॉक्सले
He was the first one to discover the importance of protoplasm, and in 1868 he described that protoplasm is the physical basis of life. तो गाइज ये थी वीडियो क्लास 9 चैप्टर 1 का पार्ट फर्स्ट। इस चैप्टर को हम लोग 3-4 वीडियोस में और ख़त्म कर देंगे। अगर आप लोगों का किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं चैप्टर के बाद डाउट क्लियरिंग सेशन या फिर किसी भी तरह की वीडियो आप चाहो तो वो मैं बनाऊंगा। कोई भी चैनल से रिलेटेड सजेशन हो तो आप लोग मेरे को दे सकते हो। मिलता हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड यस, कैन यू सब्सक्राइब द चैनल प्लीज।